13 फरवरी 2024 में फार्मर प्रोटेस्ट होता है दिल्ली चलो नारे के साथ। फिर सितंबर 2025 में लद्दाख इंस्टीट्यूट प्रोटेस्ट चलता है, जिसको सोनम वांगचुक लीड करते हैं। Climate activist Sonam Wangchuk on Wednesday called off his 15-day hunger strike as the movement for statehood for Ladakh took a violent turn with the BJP office and several vehicles set on fire and hundreds of people taking to the streets. और अब बारी आती है नोएडा की, जिसको इंडिया का इंडस्ट्रियल दिल कहते हैं, जहां हजारों फैक्ट्रीज हैं, लाखों वर्कर हैं, सिर्फ एक वादा साथ लेकर, अगर तुम मेहनत करोगे तो जिंदगी बेहतर होगी। 13 अप्रैल की सुबह थी नोएडा के फेज 2 और सेक्टर 59 से लेकर सेक्टर 63 तक इंडिया के सबसे बड़े फैक्ट्री एरियाज में काम बंद हो गए। एक भी फैक्ट्रीज नहीं खुली, रास्ते जाम हो गए और वो लोग जो रोज सुबह 7 बजे शिफ्ट पे पहुंचते थे, आज वो सड़कों पे थे। हो सकता है काफी सारे लोगों को ये प्रोटेस्ट लगे, लेकिन सच ये था कि ये पूरी जनरेशन का एक गुस्सा था जो रोज सुबह 12 घंटे फैक्ट्री में देती थी, सिर्फ 13,000 महीने के लिए। एक महिला थी फैक्ट्री वर्कर, नाम नहीं बताना चाहती थी, सीधा कैमरे में देखा और बोली 13,000 मिलते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, रेंट बढ़ता है, गैस बढ़ती है, स्कूल फीस बढ़ती है, तो सैलरी बढ़ती है 280 रुपये, 300 भी नहीं। सैलरी इतनी कम बढ़ती है कि शर्म आती है। तो एक चीज़ तो पक्की थी कि आवाज उठनी ही थी। और फिर वो हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। एक शांति से शुरू हुआ प्रोटेस्ट चंद सेकंड में एक हिंसा में बदल गया। गाड़ियां जलाई गईं, पत्थर बरसाए गए। सेक्टर 63 में मारुति सुजुकी के एक सर्विस सेंटर विपुल मोटर्स को निशाना बनाया गया और वहां तोड़फोड़ की गई। अब सवाल है, ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ? पूरी कहानी को फैक्ट से शुरू करते हैं, डेट बाय डेट, नंबर बाय नंबर। 9 अप्रैल 2026 का दिन था। हरियाणा में एक नोटिफिकेशन आई जो नोएडा तक पहुंच गई। हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल से मिनिमम सैलरी में 35% की बढ़ोतरी अनाउंस की। अनस्किल्ड वर्कर की मंथली सैलरी 15,221, सेमी स्किल्ड की 16,781, स्किल्ड की 18,501 और हाईली स्किल्ड की 19,426 कर दी गई। और दूसरी तरफ नोएडा के वर्कर ने ये खबर पढ़ी फोन पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, फैक्ट्री की कैंटीन में, और फिर एक सवाल उठा, वो क्यों और हम क्यों नहीं? 10 अप्रैल को फेज 2 की हौजरी कॉम्प्लेक्स की गारमेंट वर्कर ने हड़ताल शुरू की। डिमांड थी बराबर सैलरी। और देखते ही देखते ये हड़ताल मदरसन ग्रुप, ऋषा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स, साहू एक्सपोर्ट, पैरामाउंट एक्सपोर्ट, रेम्बो फॉरवर्ड, अनुभव अपीयरेंस के वर्कर्स तक पहुंच गई और वो भी साथ आ गए। 12 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेधा रूपम ने लेबर ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की। ओवर टाइम पे, बोनसेस, वीकली छुट्टी, काम की जगह की सुरक्षा, सब पे बात हुई। वर्कर्स से अपील की गई कि अफवाहों से दूर रहो और शांत रहो, लेकिन जब पेट में आग हो ना तो कोई नहीं सुनता। 13 अप्रैल 2026 वो दिन था जब नोएडा जलने लगा था। पहले दिन लगभग 45,000 वर्कर्स सड़कों पे थे। शहर में 80 से ज्यादा जगहों पे माहौल खराब था। 50,000 लोग 80 जगह पे एक साथ। सोचो, शाम मारुति ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के मेंबर ने बताया जो लोग पीछे रह गए थे उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। वो अपनी मंथली सैलरी पर जीते थे जो 7 से 10 तारीख के बीच आती है। जब कोई सैलरी बढ़ोतरी नहीं आई तो गुस्सा फूट गया। यहाँ वर्कर्स की 5 मांगे थी। पहली, 20,000 रुपये पर मंथ मिनिमम सैलरी हो। दूसरी, 12 घंटे की जबरदस्ती शिफ्ट ना हो। तीसरी, ओवर टाइम पे डबल रेट मिले, जो कि पहले से ही कानून में था लेकिन फाइल्स में। चौथी मांग थी सैलरी वक्त पर मिले, 10 तारीख तक तो पक्की। और 5वीं मांग थी सुरक्षा को लेकर, खासकर महिला वर्कर्स के लिए। और पुलिस का क्या हुआ? गौतम बुद्ध के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कंफर्म किया 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, 7 FIR दर्ज हुई। ट्विटर के 2 हैंडल्स के खिलाफ FIR हुई। अफवाह फैलाने के लिए 50 से ज्यादा फेक अकाउंट्स पकड़े गए। आपने तबाही देखी, आपने नंबर सुने, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा क्यों एक इंसान जो रोज सुबह फैक्ट्री में जाता है, अपने बॉस की गाड़ी जलाता है, क्यों वो हाथ जो मशीन चलाते हैं वो हाथ पत्थर उठाते हैं? आज हम वो सवाल पूछेंगे जो कोई नहीं पूछता। कारण ए, महंगाई और तंगी। महंगाई पूरी दुनिया में है, लेकिन बोझ सिर्फ गरीब उठा रहा है। खाने की कीमत बढ़ी, किराया बढ़ा, गैस सिलेंडर महंगा हुआ, स्कूल की फीस चढ़ी, लेकिन तनख्वाह वहीं रही। 2026 के ईरान वार ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ब्लॉक कर दिया, जिस वजह से दुनिया भर में तेल की सप्लाई का बड़ा खतरा हुआ। IMF ने ग्लोबल ग्रोथ का अंदाजा घटा दिया। दुनिया भर में महंगाई 2026 में 4.4% तक पहुंचने की उम्मीद है। और उस महंगाई का बोझ नोएडा के फेज 2 में एक महिला वर्कर 13,000 रुपए की सैलरी पे आके रुक गया। कारण बी, तनख्वाह में नाइंसाफी। ये सिर्फ पैसा नहीं, ये इज्जत का सवाल है। हरियाणा ने अपनी मिनिमम सैलरी 14,000 से बढ़ाकर 19,000 कर दी। नोएडा के वर्कर्स सेम इंडस्ट्री में सेम काम करते हैं,
वो 13,000 रुपए पे थे, 6,000 का फर्क। फैक्ट्रीज के बाहर बैनर्स लगे थे, हरियाणा मैनेजर जैसी सैलरी दो। कई कंपनीज दोनों जगह काम करती हैं, गुड़गांव में भी और मानेसर में भी। वर्कर्स ने देखा वही कंपनीज वही काम और सैलरी में पहाड़ जैसी ऊंची दीवार। ये एक टेक्निकल कानून था, बदलाव नहीं। लेकिन जब एक इंसान को पता चलता है कि सिर्फ ये इसलिए कम मिलता है क्योंकि वो गलत साइड के बॉर्डर पर खड़ा है, तो वो टूटा हुआ फील करता है। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 कहता है कि वर्कर्स को ठीक कंपनसेशन मिलना चाहिए, ओवर टाइम पे डबल रेट मिले। ये कानून है। कोड ऑन वेजेस 2019 जो 4 पुराने कानून को एक साथ लाता है। ILO 2024 का डाटा कहता है इंडिया की लगभग 90% काम करने वाली आबादी बिना पक्के रोजगार की है। ई श्रम पोर्टल पे 28 करोड़ वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं, लेकिन फायदे ना के बराबर। तो जब प्रोटेस्ट हुआ तो यूपी लेबर मिनिस्टर अनिल राजभर ने इसे पूरी तरह से प्लान की गई साजिश बता दिया। यहाँ तक कि पाकिस्तानी कनेक्शंस की बात शुरू हो गई। जब गरीब आदमी प्रोटेस्ट करता है तो सरकार उसे साजिश कहती है, जब अमीर करता है तो उसे इंडस्ट्री का फीडबैक कहते हैं। कानून है लेकिन इंसाफ नहीं। कानून उनके लिए लिखा गया है जो समझ सकते हैं। ये नोएडा के वर्कर का दर्द नहीं है सिर्फ, ये नेपाल का नौजवान है, केन्या का यूथ है, बांग्लादेश का स्टूडेंट है और मोरक्को का टीनेजर है। एक ही बोली में बोल रहे हैं सब, इज्जत, रेस्पेक्ट, बराबर मौका। सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है इंडिया का जेनजी प्रोटेस्ट, हैशटैग चल रहे हैं, रील्स बन रही हैं। लोग कंपेयर कर रहे हैं नेपाल से, बांग्लादेश से, मोरक्को से। लेकिन क्या ये सच में जेनजी प्रोटेस्ट था? हम थोड़ी देर के लिए सीधी बात करेंगे। विनय मोहती 30 साल का, बिहार से आया है, नोएडा में एक हुजरी कंपनी में काम करता है। उसने पहले अपनी फैक्ट्री के अंदर प्रोटेस्ट किया, फिर बाहर आ गया। क्या वो जेनजी है? जेनजी की पहचान है 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए लोग, मतलब आज उनकी उम्र 14 से 29 साल के बीच है। विनय बिल्कुल उस दायरे पे है, लेकिन उसके आसपास उन 50,000 लोगों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्रीज में बिहार और उत्तर प्रदेश से आए लोग मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ की हड्डी है। इंडिया में 2025 में लगभग 15 करोड़ काम के लिए दूसरी जगह जाने वाले लोग हैं। काम करने वाली आबादी का 30%। ये लोग बिहार से, झारखंड से, गोरखपुर से, आजमगढ़ से आए। अपने गांव में कोई काम नहीं मिला, शहर आ गए, फैक्ट्री में घुस गए। 13,000 रुपए में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कंप्रेस कर दी। तो क्या नोएडा, नेपाल और बांग्लादेश का प्रोटेस्ट सेम है? इसका जवाब है हाँ और ना, दोनों। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ, नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ, नोएडा में सैलरी स्लिप के खिलाफ। तीनों अलग हैं, वजह में भी और मांग में भी, लेकिन एक चीज सेम है, उम्र, जनरेशन और एक भेजा हुआ गुस्सा जो इकोनॉमिक नाइंसाफी और पॉलिटिकल भ्रष्टाचार के साथ जुड़ा है। नोएडा का वो नौजवान माइग्रेंट वर्कर जो 21 साल का है, बिहार से आया है, 12 घंटे शिफ्ट करता है, वो नेपाल के स्टूडेंट्स के जैसा गुस्से में है, बांग्लादेश के स्टूडेंट जैसा थका हुआ फील करता है, मोरक्को के जेनजी मेंबर जैसा अनदेखा फील करता है। एक ही जज्बा लेकिन अलग अलग ड्रेसेस में। अब तक हमने देखा क्या हुआ नोएडा में, नेपाल में, इंडोनेशिया में, मोरक्को में, केन्या में। लेकिन आज हम सीधा सवाल पूछेंगे, क्यों? आखिर क्यों ये प्रोटेस्ट की लहर क्यों आई? इसके 4 कारण हैं। पहला कारण इकोनॉमिक तंगी। पूरी एशिया में नौजवान बेरोजगार का अंदाजा सरकारी नंबर से 2-3 गुना ज्यादा ही है। इंडिया में सिर्फ 2.3% के पास काम के लिए जरूरी ट्रेनिंग है। जर्मनी में 75%, साउथ कोरिया में 96%। एक पूरी जनरेशन स्कूल और एम्प्लॉयर की सोच के बीच में फंसी हुई है। जेनजी से पहले की जनरेशन ने कहा पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। कुछ साल पहले इन्हें सुस्त सियासी तौर पर आंख मूंदे कहा जाता था, और फिर आसमान छूता किराया, बढ़ती महंगाई, यही उनकी जॉब्स खा रहा है। वो सुस्त तो नहीं निकले, वो इंतजार कर रहे थे। पड़ा है ट्रेंड नहीं, ट्रेंड है जॉब्स नहीं, जॉब्स है तनख्वाह नहीं, तनख्वाह है इज्जत नहीं। कारण 2, सरकार पर भरोसा नहीं रहा, वादा तोड़ दिया बार बार, और अब बर्दाश्त खत्म। ये जनरेशन किसी पार्टी पे ट्रस्ट नहीं करती, वो इलेक्शंस में वोट नहीं करते क्योंकि इलेक्शंस ने उन्हें कुछ नहीं दिया। वो वोट करते हैं सड़कों पे। 2025 ग्लोबल यूथ पार्टिसिपेशन इंडेक्स ने पाया 30 साल से कम के लोग इलेक्शंस में वोट करने की उम्मीद कम है, लेकिन ऑनलाइन और सीधा आंदोलन में हिस्सा लेने की उम्मीद ज्यादा है। कार्नेजी इंडोवेंट के मुताबिक दुनिया भर के प्रोटेस्ट के 3 बड़े कारण थे: भ्रष्टाचार, जनतंत्र को खत्म करना और इकोनॉमिक तकलीफ। कारण 3, बिना नेता के हैं इसलिए उन्हें रोका नहीं जा सकता। पुराने प्रोटेस्ट में एक नेता होता था, तुम इसको गिरफ्तार कर लो, तहरीक खत्म। लेकिन जेनजी ने ये फॉर्मूला तोड़ दिया। जनरल ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक बिना नेता वाला मॉडल तहरीक को जल्दी जोड़ने वाला, जमीन की आवाज सुनने वाला और तोड़ने में मुश्किल बनाता है। नोएडा में पुलिस ने 400 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन प्रोटेस्ट दूसरे दिन फिर से शुरू हो गया। कोई एक नेता नहीं है जिसको पकड़ो और सब रुक जाए। केन्या के एक नौजवान प्रोटेस्टर ने कहा, हम बिना नेता के हैं, अगर सांप के सर को मार लो तो सांप मर जाता है, अगर सांप का सर ही नहीं होगा तो उसे कैसे मारो। बांग्लादेश 2024 को दुनिया की पहली सक्सेसफुल जेनजी रिवॉल्यूशन माना जाता है, जिसने इंस्पायर किया नेपाल, इंडोनेशिया, फिलीपींस, टाइमोर लेस्टे, मालदीव्स, केन्या, मादागास्कर
मोरको को। 2025 में 11 कंट्रीज ने इसे अपना लिया। NAB सिंबल लिया। वन पीस का जॉली रोगर। नेपाल से, इंडोनेशिया से, मोरको से, फिलीपींस से एक ही झंडा अलग अलग कंट्रीज की सड़कों पे। तो जब नेपाल में पार्लियामेंट चली तो नोएडा के वर्कर ने अपने फोन पे देखा, जकार्ता के एक स्टूडेंट ने देखा, कैसब्लंसा के एक टीनेजर ने देखा और सबने सोचा अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ये कॉपी पेस्ट रिवॉल्यूशन नहीं है, ये पूरी जनरेशन की एक स्कूल है। तरीके शेयर होते हैं, मीम्स शेयर होते हैं और हिम्मत शेयर होती है। दुनिया के हाकिमों सुन लो, ये जनरेशन भूखी है, थकी हुई है और अब जाग गई है। और जागी हुई जनरेशन सो नहीं जाती जब तक इंसाफ नहीं मिलता। साउथ एशिया रिवॉल्यूशन ने आधा दायरा इंडिया के आसपास खींचा है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो सवाल उठने